बजट एक जायजा के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पिछले 365 दिन का हम अगर जायजा लें पाकिस्तान में, उस वक्त जो बजट आदाफ मुकर्रर किए गए थे और जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान में, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़र पराचा साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं ई-कैप के, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपकी आमद का। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुज़म्मिल असलम साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर मुआशियात। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल आपका भी। उसामा रिजवी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक और पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर का बड़ा नाम इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब भी माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए बजट साजी, बजट बनाना विद और विदाउट IMF, अब तो यकीनी तौर से विदाउट IMF है, और IMF ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अगर बात करें तो नाक से लकीरें तक खिंचवा ली हैं इस वक्त, लेकिन अपना प्रोग्राम नहीं दिया। अब ये हुकूमत जो है बगैर IMF फाइनेंसिंग के ये जा रही है बजट में। बजट तो दे देगी, लेकिन असल मसला होगा आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला होगा। मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं कि बजट में, जैसे सबको आप सारों को पता भी है, 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है आमदनी का, एक हिस्सा होता है अखराजात का, और तीसरा हिस्सा होता है खसारे का। और खसारे में आपने उस खसारे को पूरा कैसा करना है। तो अभी जो मसला है, आमदनी जो है उसको ऐलान कर सकती है हुकूमत, कुछ भी ऐलान कर दे, वो साल के आखिर में आनी है। अखराजात जो ऐसी चीज है कि अगर एक दफा हुकूमत बजट में मुंह से निकाल दे, ऐलान कर दे, तो तरक्याती अखराजात के अलावा सारे अखराजात पूरे करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज इन्होंने बजट में ऐलान कर दिया कि तनख्वाहें 25% बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 महीने बाद वो 25% को वापस ले लें। अच्छा, ठीक है, टैक्सेस को वापस ले सकते हैं ऐलान करके, बढ़ा के, कम करके। तो ये सबसे अहम चीज है। अब प्रॉब्लम जो है सबसे, जो आपने खुद बता दी बात की, फाइनेंसिंग, बजट की फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, क्योंकि IMF के मामला भी खराब होते जा रहे हैं, और मकामी तौर पे भी कोई इतना पैसा तो नहीं जनरेट हो रहा कि अगर आपको बाहर से पैसा ना मिले तो तमाम मकामी तौर पे जो है, और ख़ास तौर पे जब स्टेट बैंक खुद मुख्तार हो गया, अब आप रुपया भी नहीं छाप सकते, तो किस तरह पूरा करेंगे। आज ही के दिन अभी जो है कर्जा जात की जो है तफसील आई है। इस साल हुकूमत ने अभी तक, मतलब पिछले साल अप्रैल में आई थी, इस साल अप्रैल का अभी डेटा आ गया है, 59,000 यानी कि 59 ट्रिलियन, 59,000 बिलियन जिसे कहते हैं, और इन्होंने एक साल में 15,000 अरब रुपए खर्च किए, जो औसत दिन का 41 अरब रुपए बनता है। और इसी साल इन्होंने 19 अरब रुपए औसत के हिसाब से टैक्स जमा किया। तो ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि जो आने वाला साल है ये अभी भी अच्छी लग रही है, आने वाले साल में इससे भी ज्यादा तबाही है। उसकी वजह यह है कि इस साल तो इनका 5,500-6 हजार अरब रुपए इन्होंने सूद की अदायगी की है। अगले साल हुकूमत खुद कह रही है मुंह से कि सिर्फ सूद की अदायगी 7,400 या 7,500 अरब रुपए होगी। तो अगले साल का जो बजट होगा वो उसकी अदायगियां कहां से करेंगे, तो एक बड़ी नामुमकिन सी चीज है। फिर दूसरी चीज ये कि डॉलर का रेट क्या लेना है। 290 का, अब सुनने में आ रहा है, अखबारात लिख रही है कि इन्होंने 290 का डॉलर का रेट बेंचमार्क। फिर महंगाई की शरह क्या लेनी है। पिछले साल आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल ने डॉलर का रेट लिया था 200 रुपए, और अब क्लोज हुए आप देखें 285 रुपए। मिफ्ता इस्माइल ने 11% महंगाई ली और 5% ग्रोथ ली। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये कि इस हुकूमत के पास जमीनी हकाइक कितने हैं और वो कितना रियलिस्टिक बजट बनाती है तमाम एजम्पशंस के साथ। 4 एजम्पशन जरूरी है। महंगाई कितनी होगी, डॉलर का रेट क्या होगा, ये जो है आपका शरह सूद क्या होगी, और उसके बाद ये कि आपका खसारा कितना होगा। ठीक है ना, ये चीजें सामने रख के बजट बना सकते हैं, वरना पिछले साल की तरह ऐसा ही होगा। आपको याद होगा जब मिफ्ता ने बजट दिया था, बजट देने से लेके पास कराने तक 3 दफा चेंज हुआ था बजट, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें गलत कर दी थी। और उसके बाद तो माशाल्लाह पूरे साल ही मिनी बजट आते रहे, और वो तमाम मिनी बजट आने के बावजूद भी आप देख लें कोई एक हदफ पूरा नहीं हो सकता। इस साल ये जो अभी आएगा तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा होगा।
अभी सुनहरी साहब भी ऐसे हम बात कर रहे थे। आ जाता मैं सुलहरी साहब पे ही आ जाता हूँ कि तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा होगा। हुकूमत जो है वो चाहेगी कि जनाब किसी तरीके से रिलीफ दे इलेक्शन ईयर बजट को देखते हुए, लेकिन ज़मीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और IMF कहता है कि हकीकत पसंदाना बजट पेश करें। कितना मुश्किल टास्क है इस वक्त ये डॉक्टर साहब? आम हालात में शायद हुकूमत जो है वो कर जाती कि अखराजात जो है वो कम करके दिखा दें, आमदनी बढ़ा के दिखा दी जाए और इलेक्शन ईयर के लिए एक प्री इलेक्शन बजट दे दिया जाए, जैसा कि 2018 में छठा बजट था PMLN हुकूमत का। लेकिन थोड़ी सी इस वक्त सियासी सिचुएशन जो है वो बदली हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हुकूमत को स्पेशली PMLN को काफ़ी हद तक यकीन है कि PDM इलेक्शन के बाद हुकूमत में वापस आ जाएगी। और ये बात हमें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, जो पहला काम उसको करना होगा इलेक्शन के बाद वो होगा नए IMF प्रोग्राम की निगोशिएशन। अब PMLN के पास इसमें दो चॉइसेस है। एक चॉइस तो ये है कि इस वक्त एक बड़ा पॉपुलिस्ट किस्म का बजट जो है वो दे दिया जाए, वोटर्स को खुश किया जाए, इलेक्शन में जाएं और फिर देखें कि क्या बनता है। दूसरा ये है कि दे आर श्योर कि उनकी हुकूमत बन जाएगी या वो बना पाएंगे जिस तरह से ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, तो फिर उनको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होगा, क्योंकि उन्हीं को फिर अपने किए हुए को दोबारा रिवर्स करना होगा। एक मिनी बजट लेके आना होगा जो कि हमें मालूम है IMF के फ्रेमवर्क में मौजूदा जो शराइत है उससे ज़्यादा कड़ी शराइत होंगी। तो इस वक्त एक catch-22 सिचुएशन में है। अगर और मुझे लग ये रहा है कि एक इस किस्म का बजट होगा जिसमें एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, तो शायद आपको 3-4 जो है वो रिलीफ मैयर नज़र आ जाए। लेकिन फिर एक तो ऐसे मैयर नज़र आएंगे जो कि उसको फाइनेंस करने के लिए वो तकरीबन नंबर्स में उसको पूरा कर देंगे। जैसे अगर हम गैस को देखते हैं तो अगर गैस के टैरिफ 50% बढ़ रहे हैं, इसी तरह से अगर GST जैसे सुनने में आ रहा है कि अगर वो 17 से 18% पे चली जाती है या एक दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं, तो जो भी रिलीफ दिया जा रहा होगा वो उसमें कंपनसेट हो जाएगा। मतलब इन जनरल पिसना पाकिस्तान की आवाम को ये है। इन जनरल अगर बात करें सारे रिग्रेसिव टैक्सेस पाकिस्तान की आवाम की मुकद्दर में ही इस वक्त लिखा हुआ है कि उनको पिसना है और आगे भी जाके उनको पिसना है। जफर पराचा साहब, सारा मसला डॉलर्स का है। स्टेट बैंक जो है वो रुपए छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता, और डॉलर जो है उसी ने इस वक्त पाकिस्तान को जो है हमारी इकॉनमी को चारों खाने चित किया हुआ है। बावजूद इसके कि 25 अरब डॉलर जो है हमने फाइनेंसिंग करनी है अगले बरसों में। बहुत सारे स्टेप्स हुकूमत ले रही है, लेकिन अभी भी डॉलर इनफ्लो नहीं हो पा रहा पाकिस्तान के पास। क्या पोजीशन है इस वक्त जफर साहब? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं मुख्तलिफ, वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। जैसे कि हमने कल देखा कि दो दिन पहले कि स्टेट बैंक ने जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस था वो लेके बैंक्स को दे दिया, जो कि एक्सचेंज कंपनीज का 80% था। तो हमने उसको वेलकम किया इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। अच्छा, वो तो उससे ये होना चाहिए कि 80% बिजनेस कम होने के बाद तो हमारे पास करेंसी की वाफिर मकदार में होनी चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि 12 रुपया कम हुआ तो उसके बाद आज 8 रुपया बढ़ गया। अब जो मैंने कन्फ्लिक्ट की बात की है वो ये है कि जैसे कि इंपोर्ट के ऊपर जो इस वक्त नई पॉलिसी है, जो डेफर पेमेंट जिसको 365 डेज़ कहा जा रहा है, उसको इम्पोर्टर्स को कहा आप खुद अरेंज करें, लेकिन उनको कोई लीगल ऑफिशियल विंडो नहीं दी, तो वो ग्रे मार्केट में हवाले में जा रहे हैं। इसी तरह और पॉलिसीज़ हैं हमारी, अफगान ट्रेड पॉलिसी है, ईरान ट्रेड पॉलिसी है। अब हमने दोबारा बार्टर सिस्टम के नाम पे रशिया को भी इसमें शामिल कर दिया है। तो देखिए, बार्टर तो जब होता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, वो तो हमारे यहाँ है नहीं, हम तो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। तो ये जो इस तरह के जो कवानीन मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास नहीं है, आप बेचेंगे क्या, आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे, आप बार्टर क्या करेंगे उनसे? जी बिल्कुल, बार्टर तो इक्वल बेस पे होता है ना, कि भाई इतने $1 लाख का सामान आया, $1 लाख का चला गया। तो वो भी ये जितने भी इस टाइप के कवानीन हैं, ये स्मगलिंग को, हवाले को और ग्रे मार्केट को बढ़ाते हैं, उनको हेल्पफुल है उनके लिए। तो तमाम गवर्नमेंट के इदारे जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, उनकी पॉलिसीज़ का रुख एक तरफ नहीं होगा, कोई 90 के एंगल पे, कोई 80 पे, कोई 120 पे होंगी, तो अगर अच्छी पॉलिसी भी होगी तो उसका असर नहीं आएगा। अब रह गई बात जो बजट की है, तो मेरा कहना यह है कि जब तक हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी,
चाहे ये IMF के साथ हो या बगैर IMF के साथ हो। तो अगर हम खुद से अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, मिनिमम 50% अखराजात, जैसे कि हम सब्सिडी देते हैं 17.4 बिलियन डॉलर। मैं आ जाता हूं जरा इसके ऊपर और स्पेसिफिक आऊंगा। उसामा ये बताइएगा, जाहिर है कि IMF प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कीजिए, आप पॉलिसी रेट को बढ़ाइए, ये उनकी तो डिमांड है। कितना सर्व किया इसने पाकिस्तान को? आपके कर्जों का हजम बढ़ गया, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई। देखें, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक व्यू पॉइंट है कि आप सब चीज़ें एक्सटर्नली जो हम करते हैं पे डाल दें या और फैक्टर्स के ऊपर डाल दें। IMF की क्रिटिक अपनी जगह, मैंने खुद उसकी, काफ़ी लोग उसके ऊपर क्रिटिक करते हैं, उसकी काफ़ी चीज़ें, उसका जो शराइत होती है, कंडीशनैलिटीज़ जिसे कहते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं कंट्रीज़ के लिए, हम सबको पता है। बट द पॉइंट इज़ कि क्या IMF हमारे पास खुद आता है कि प्लीज़ हमारा ये आप प्रोग्राम लें या बेल आउट पैकेज लें, कि या पाकिस्तान एज अ कंट्री या वो कंट्री उसके पास जाती है? तो पाकिस्तान 23 दफ़ा IMF के पास जा चुका है। जो आगे हालात लग रहे हैं कि $25 अरब अगले साल, उससे अगले साल भी 23 अरब और 24 अरब, टोटल कोई $77.5 बिलियन की है हमारी एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग है। तो ये लग तो रहा है कि और भी प्रोग्राम्स के ऊपर हम मतलब IMF का लेंगे, तो इसके ऊपर IMF को कुछ नहीं कह सकते। वो उसने सही सर्व किया नहीं सर्व किया, या हमारे जो डिसीजन जो होती है ना, टाइमली डिसीजन मेकिंग, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। तो आप जो भी हम बात कर रहे थे हकीकत पसंदी की, तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की डायरेक्शन होनी चाहिए, मैं लास्ट ईयर भी बल्कि इसके ऊपर बात की थी, हमें एक तो बड़ा रियलिस्ट होना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पॉपुलर मेजर्स को बस छोड़ देना चाहिए किसी भी तरह। हम बात करते हैं फैक्ट्स की, हम बात करते हैं फिगर्स की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, मतलब मैं चाहता हूँ कभी हम ये भी बात करें कि ये तो चले इंडिकेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स की आप बात करें प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान की 10 साल के हम अंडरलाइन जो हमारे इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। हम पैनल इस वक्त मौजूद है, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे और हेडलाइंस के बाद पूरे पैनल के साथ हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और मुजम्मिल साहब आपकी तरफ आते हैं। बात सारी ये है कि अगर सिर्फ एक्सचेंज रेट की बात करें, शरह तबादला जितनी बुरी तरीके से हमने अपने रुपए को डीवैल्यू किया है, और फिर पॉलिसी रेट जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में शरह सूद को बढ़ाया गया है, तो ज़ाहिर है कि महंगाई का जिन तो आना ही था। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत जो है, बजट में कितनी स्पेस होगी इसके पास और कितना बड़ा चैलेंज होगा आवाम को रिलीफ देना। ज़ाहिर है कि आवाम का रिलीफ सिर्फ और सिर्फ महंगाई से रिलेटेड है, सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ है। बात यह कि 18वीं तरमीम के बाद जो वफाकी हुकूमत है, वो कभी भी, आने वाला साल ना हो पिछला साल भी, वो रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं थी। और जो उसने रिलीफ दिया है, वो उसने अपने ऊपर भी जुल्म किया और आज अवाम के ऊपर भी जुल्म आ गया। जब मैंने मईशत का तालिब इल्म तो आज भी हूँ, जब मैंने पढ़ना शुरू की थी तो मैंने पहला सबक सीखा था कि आज का रिलीफ कल का टैक्स है। तो ये जो हम रिलीफ मांगते रहते हैं बार बार, के रिलीफ दे दो, और ख़ास तौर पे उससे रिलीफ मांगे जिसके अखराजात आमदनी से ज़्यादा हो, तो वो जो है कर्ज लेके रिलीफ देगा। फिर उसके कर्ज वापस कैसे करना, अपनी जेब से तो करना नहीं है, वो आप पे जो है बोझ डालेगा, वो टैक्स का बोझ डालेगा, महंगाई का बोझ डालेगा। तो ये जो हम रिलीफ वाली बात है, वो वफाकी हुकूमत को समझ जाना चाहिए। चाहे ये हुकूमत है या माजी की हुकूमतें थी जिसमें PTI भी शामिल है, वो हमेशा जो है ये गलती करते रहे। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम जो है, इसकी वजह से क्या डिस्टॉर्शन पैदा हुई? मैं अभी यही बात कर रहा था, अच्छी खबर जो बात कर रहा था। हाँ। अच्छी खबर क्या है कि हुकूमत जितनी भी टैक्स महसूलात जमा करती है, उसका 58% जो है हुकूमत को जो है सूबों को मुंतकिल करना पड़ जाता है। ठीक है, अब सूबे जो है ना, मेरा अपना ख्याल ये कि आप भी इमरान ये जो बजट ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसमें जो है सूबाई बजट पे फोकस करें और देखें कि कौन सा सूबा कितना जो है रिलीफ दे सकता है। रिलीफ देखें, अवाम सूबों में रहती है, तो अवाम इस्लामाबाद में नहीं रहती, अवाम सूबों में रहती है, और सूबों को अब बहुत बड़ी आमदनी का हिस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर इस साल 9,000 अरब रुपए जो है हुकूमत टैक्स जमा करती है, 9,000 अरब का 57% जो है सूबों में 5,130 अरब जाएगा। सिर्फ पंजाब को जो है, पंजाब को 2,500 अरब से ऊपर मिलेगा। और इसका बजट, पंजाब का बजट जो है
वो पाक फौज के बजट से ज्यादा है। इसी तरीके से सिंध को जो है तकरीबन जो है आप समझ लें कि 1500 अरब रुपए सिंध को मिलेगा। तो अब जो रिलीफ है अवाम को सूबों की तरफ देखना चाहिए, सूबाई हुकूमतों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि पैसा उनके पास है। बाकी हुकूमत का तो इस साल बदनसीबी होगी कि जो उनके महसूलात होंगे और सूबों और इनको देने के बाद सूद की अदायगी के भी पैसे कम मतलब नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है। डिफेंस छोड़ दे, बाकी चीजें छोड़ दे। और वो तो सारी जाहिर है वो सब बोरिंग बोरिंग लेकर और वो पूरे अखराजात पूरे किए जाते हैं। आपके इस पॉइंट को जरा डॉक्टर आबिद सुजैरी की तरफ लेकर चलता हूँ। डॉक्टर साहब, 18th अमेंडमेंट के बाद जाहिर है कि वसाइल जो है वो सूबों के पास ज़्यादा और फेडरल के पास उसकी फेडरल की टीम में कुछ नहीं बचता फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। तो कितना आप मुत्तफिक हैं इस वक्त उन करते हैं मुजम्मिल की थॉट को कि हमें सूबों की तरफ देखना होगा और सूबाई हुकूमतें जो है वो आगे बढ़े फिर रिलीफ के हवाले से, रादर देन कि हम प्राइम मिनिस्टर को और फेडरल गवर्नमेंट को हम देखें? मैं बिल्कुल मुजम्मिल की बात को एंडोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि आवाम को रिलीफ जो है वो किन शक्लों में चाहिए। इवन जो आपका जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं, ये वो है जो कि लोकल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के करने वाले हैं, बजाय इसके कि उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो देख रही हो। स्पेशली ये जो SDGs के नाम पे पार्लियामेंटेरियन को पैसे दिए जाते हैं उनकी तरक्याती स्कीमों के हवाले से। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखनी है वो ये है कि एक तो हिस्सा बजट का रेवेन्यू को बढ़ाना, दूसरा अखराजात कम करना। अब 18वीं तरमीम के बाद जहाँ पे हमने बहुत से डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व कर दी, तो फिर शायद हमें वफाक में 35 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज कैबिनेट में मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। उसमें हमने देखा कि पिछली हुकूमतों में भी और इस हुकूमत में भी जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वफाकी वज़रा, मशीरान, SAPMs, उनकी तादाद में या स्टेट मिनिस्टर उनकी तादाद में कोई कमी नहीं होती। तो जो हम अचीव करना चाह रहे थे 18वीं तरमीम से, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे हम एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गए और उसी वजह से हम एक डबल जो है एक्सपेंडिचर वो इस वक्त हम कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि हम अपने आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम एक रियलिस्टिक बजट जो है वो पेश करना चाह रहे हैं। जी जफ़र फराचा साहब, बात सर ये है कि हमेशा ऑस्टेरिटी के हवाले से बात की जाती है, किफ़ायत शुआरी के हवाले से बात की जाती है। और मैं उस दिन नोटिफिकेशन देख रहा था, इस ऑस्टेरिटी के ऊपर जो कमेटी बनी थी उसके ही कम से कम 20 मेंबरान थे। तो आपके सामने पास जो है वो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। कभी हम एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से पॉलिसीज़ की बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम जो है वो कोशिश करते हैं, बाद में सब आगे पीछे हो जाता है। तो ये कितना बड़ा बोझ है। वो चले SOEs वगैरह तो अलग है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज वो तो एक अलग हमेशा का रोना है, लेकिन ये हुकूमतें खुद क्यों नहीं मुखलिस होती इन चीज़ों के ऊपर अपने लेवल पे? देखिए जनाब, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि हुकूमत को अपने अखराजात 50% कम करने पड़ेंगे, और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक $17.4 बिलियन की सब्सिडी हम देते हैं एलीट क्लास को। तो वो हमको अगर हम ख़त्म पूरी नहीं कर सकते तो आधी कर दें। फिर सबसे बड़ा जो सेक्टर है हमारा GDP का 20% एग्रीकल्चर, वो अनअटेंडेड पड़ा हुआ, उस पर हम टैक्स नहीं लेते। तो इस तरह और बहुत सारे सेक्टर्स अगर हम उनको छोड़ दें तो बाकी क्या बचता है। फिर जैसे मुजम्मिल भाई ने बात की कि जो 18वीं तरमीम के बाद, तो मैं समझता हूँ कि जो NFC वार्ड है इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। जब 58% 60% हम सूबों को दे देंगे और सूबे फिर भी बैंकरप्सी पे चले गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि सूबों को अपना अखराजात खुद उठाने चाहिए और सरप्लस करें ना। जी, सरप्लस करें। चले फ़िलहाल तो ये है कि अपना ख़र्चा खुद उठा ले, अपनी इनकम सारे के सारे टैक्सेस तो उनके पास हैं। ख़ास तौर पे जो अब सेल टैक्स है और आपके बेतहाशा जो टैक्सेस सूबाई हुकूमतों ने लगा दिए हैं, तो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का हाथ बटाएं। कि जैसे कि हम ये सुनने में आ रहा है कि अब हमारे पास सूद की अदायगी के लिए पैसे नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी। तो देखिए, जब तक आप अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, बेतहाशा खर्चे हैं। और जैसा आपने फरमाया 20 लोगों की कमेटी है, अगर हम सेनेट में देख लें, कौमी असम्बली में देख लें, कायमा कमेटियाँ बेतहाशा काम कोई नहीं करती। फिर जैसे कि प्राइवेटाइजेशन है, ये जो ख़ास तौर पे हमारी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज़ हैं, अगर हम उनको, जैसे कि हमने बैंक्स वगैरह को प्राइवेटाइज किया, तो उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा आपको टैक्स दे दिया। तो इसी तरह ये जो बोझ है हमारे पे, बड़े सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है,
अच्छा, अब उसामा आपकी तरफ आता हूँ। बात सारी ये है कि हमारे यहाँ तो हम तो किसी से कर्ज मांगने भी जाते हैं ना, तो वो भी माशाल्लाह पूरे के पूरे जहाज़ भर के जाते हैं। उसमें जो है वो वफाकी वज़रा भी होते हैं, मुशीर भी होते हैं, वज़ीर ममलिकत भी होते हैं, एडवाइज़र्स भी होते हैं। तो समझ में नहीं आता ये हम कर्ज लेने जा रहे हैं या कर्ज देने जा रहे हैं। क्या होता है इंटरनेशनली, क्या होता है, क्या पैगाम इस वक्त हम देते हैं सारी चीज़ें जब हम करते हैं? दो पॉइंट्स में प्लीज हाईलाइट करना चाहूँ। सबसे पहला तो ये जो हम बात कर रहे थे अभी अपनी अखराजात को कंट्रोल करने के लिए, देखें कहीं भी अगर आप अपनी डाउन साइड कम करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी अप साइड भी आपकी इंक्रीज हो गई है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स तो कम करें, बट इसके साथ साथ ही यू आल्सो नीड टू वर्क ऑन कि आप अपने रेवेन्यू का जो इनकम है, इनकम की जो रिसोर्सेज हैं, वो वाली स्ट्रीम को भी बढ़ाएं। पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन जो एक्सपोर्ट से या मुख्तलिफ चीज़ों से अर्निंग की है वो कोई 165 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, बट इन्हीं 3 सालों में जो एक्सपेंडिचर इम्पोर्ट्स हैं वो 170 बिलियन है। तो नेट इसका जितना निकलता है आप निकाल लें, 5-6 अरब डॉलर बनता है। हम लोग ये वो पुश वर्सेस पुल स्ट्रेटजी, हम पुश करी जाते हैं अपनी रिसोर्सेज को एक एस्पेक्ट के ऊपर, हमें अपनी अंदर उसे कहते हैं जी मार्केट क्रिएटिंग इनोवेशंस। ये बड़ी अच्छी एक प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स किताब है, उसके अंदर उस ऑथर ने बताया, ये मैं चाहता हूँ कि मैं तो कहूँगा ये स्कूल लेवल पे बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए ये किताब, कि कैसे एक कंट्री, नाइजेरिया जैसी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज डिफरेंट, लैटिन अमेरिका के अंदर डिफरेंट कंट्रीज, उन लोगों ने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की कि अखराजात तो कम किए बट उसके साथ ही नई स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट की। सेकंड पॉइंट, जो हम बाहर मांगने जाते हैं, ये जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, कोई डेट रोल ओवर्स मिल गए, सब कुछ वंस अगेन ये शॉर्ट टर्म है। मैं कहता हूं शॉर्ट टर्मिज्म है जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर। अच्छी बात ये होगी कि पाकिस्तान अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर, जो कि एक प्रॉपर पूरी की पूरी थ्योरी है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करे। हम इतने ब्लॉक्स के मेंबर हैं, हम उन सब रिलेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करें। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान SCO, सार्क, D8, OIC इन सब का मेंबर है, हमने इनसे कितना फ़ायदा उठाया आज तक, कितने ज़्यादा हमारे ट्रेड इनके साथ इंक्रीज हुआ है, या हमने कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मांगा है या दिया है, क्या मूवमेंट ऑफ पीपल हमारी है आपस में, क्या कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के मुआहदे हैं हमारे, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनसे हमने कितना एनर्जी का फ़ायदा उठाया। तो ये एस्पेक्ट है मेरे लिहाज से, मुझे लगता है। तो आपका जो पॉइंट है मुजम्मिल, ये उसामा जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आप सिफारतकारी के हवाले से बात करेंगे जो आपके जो टीम है, इकोनॉमिक टीम है, उसमें कैपेसिटी कंस्ट्रेन है या नियत नहीं है क्या, जब इतने सारे ऑप्शंस हैं और फिर भी अगर उनको हम टैप नहीं कर सकते? ये बात ये कि टीम जो है ना वो तो आती जाती रहती है। जैसे PTI के दौर में 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, इसमें इस हुकूमत में भी 1 साल में जो है मिफ्ता इस्माइल दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर वक्त ज़्यादा होता तो शायद के साथ दार को भी निकाल दिया जाता, जो कि कारकर्दगी जो कांस्टेंट है ना वो है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। और वो ब्यूरोक्रेसी वो ही जो है वो आपको हर वक्त उसी सीट पे मिलेगी, बाकी उसका मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर चेंज होता रहेगा। सर मैं इसमें ऐड करूंगा, एक पॉइंट ऐड करूंगा। आप अगर जो बात ब्यूरोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, तो इस वक्त आप सेक्रेटरी फाइनेंस वगैरह जिन्होंने जरदारी साहब के भी दौर में सर्व किया, मुशर्रफ के दौर में सर्व किया, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में सर्व किया, उसके बाद खान साहब के दौर में भी वही सारे। अच्छा, कमीशन बनता है कि इतने हजार अरब रुपए जो है वो कर्जा लिया, उसके ऊपर कमीशन बनाने वाले भी वही और बैठने वाले भी वही, तो ब्यूरोक्रेसी तो वही है सारी। मुजम्मिल साहब, मैं वही तो आपके कर रहा हूँ मेरे भाई, कि एक्चुअली जो कॉम्पिटेंसी का इशू है ना वो पॉलिटिशियन से ज्यादा जो है, पॉलिटिशियन तो चले वो भी फेवर में आ जाते हैं, लगा देते हैं, कोई रिश्तेदार को लगा देते हैं, कोई दोस्त को लगा देते हैं, लेकिन जो काम करना होता है, जो पॉलिसी सेट देना होता है, जो डायनेमिज्म चाहिए होता है, जो रोबस्टनेस चाहिए होती है वो चाहिए होती है, और जो स्किल सेट चाहिए होता है वो ब्यूरोक्रेसी से। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो स्किल सेट ब्यूरोक्रेसी का है, मैं तो अब खुद विटनेस भी कर आया हूँ, वो बहुत पीछे रह गया है, और दे आर वेरी बिहाइंड, और दे आर वेरी लेजी ऑल्सो। और ये आबिद सुलेरी साहब इस्लामाबाद में बैठे, इसको कंफर्म भी करेंगे। और दूसरा जो इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, दुनिया चेंज हो गई है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि छोटे छोटे बैंकों में भी होती है। एक आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान का ये जो कर्जा है ये 60,000 अरब है। एक छोटा सा बैंक है ना, अगर उसके 100 अरब रुपए की सिर्फ बैंक की ट्रेजरी है, तो उसमें भी उसकी ट्रेजरी में ना 10 ट्रेजरार के नीचे रिसर्च के लोग, ये लोग कि किस तरह कर्ज देना है।
ये पाकिस्तान की 60 ट्रिलियन का कर्ज के लिए एक डीजी डेट होता है, और वो डीजी डेट जो है ना, जब ऑप्शन होता है वो चले जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास, सर इतनी बिड आई है, इतनी ऑफर आई है, कहाँ तक उठा लो। अच्छा जी, हमारे पैसे कितने चाहिए, हमें 1000 अरब चाहिए, कहाँ तक मिल सकते हैं, इतने शेयर सूद तक मिल सकते हैं, उठा ले। तो कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी डेट मैनेजमेंट नहीं है, आपकी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है आपका, मैं ये नहीं कसूरवार कह रहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है बुरी है, मैं ये कह रहा हूँ उनको आपने घूमने की, यानी और आज उनको के आप प्रोग्राम बैठे से हैं। कंक्लूजन ये निकला कि जनाब अफसर शाही जो है सबसे पहले उसका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, उनका वो जो एक जो सोच को लेकर बैठे उसको सही करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। बहुत शुक्रिया। उसामा रिजवी, जफ़र फराचा, मुज़म्मिल असलम और डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की मईशत, आने वाला बजट, IMF और सारी चीज़ों को हम अपने आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते रहेंगे। कल शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।